एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट में पैरामीशियम के लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। और अपने पिछले वीडियो में देखा कि उसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में आज हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके वन ऑफ द मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के सिलेबस से रिलेटेड जो एक वीडियो दिया गया था उसको देखिए। आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए ज़रूर। और उसके अलावा एक और वीडियो जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने पैरामीशियम की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा आपको बताया कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर सीलिएटेड प्रोटोजोअन है। लगभग 10 स्पीशीज़ इसकी पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन स्पीशीज़ पैरामीशियम कॉर्डेटम है। ताज़े जल में पाई जाने वाली ये स्पीशीज़ है। अधिकतर स्पीशीज़ पैरामीशियम की ताज़े जल में ही पाई जाती हैं। बहुत सिंपल टाइप का प्रोटोजोअन है, तो इसके रिप्रोडक्शन मेथड्स भी बहुत सिंपल टाइप के हैं। दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू और सेक्सुअल मेथड के थ्रू। तो जो रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, यानी कि पैरामीशियम में जनन एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल मेथड्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक विधि और लैंगिक विधियों द्वारा पैरामीशियम में जनन होता है। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि अलैंगिक जनन को। जब परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल होती हैं, पानी की अधिकता होती है, कोई कमी नहीं होती है पानी की, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, भोजन की कमी नहीं होती है, तापमान और पानी का पीएच जो है बिल्कुल अनुकूल होता है पैरामीशियम के, तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में पैरामीशियम जो है वो अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब जो अलैंगिक जनन की विधि है पैरामीशियम में, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन मेथड, द्विविखंडन विधि। तो बाइनरी फिशन मेथड जो है ये पैरामीशियम का अलैंगिक जनन करने का सबसे सामान्य मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है, सबसे सामान्य विधि है। जब परिस्थितियां थोड़ी सी खराब होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तो पैरामीशियम लैंगिक जनन करता है, जिसकी 3 से 4 अलग अलग विधियां हैं। तो इस वीडियो में आज हम अलैंगिक जनन को डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और उसमें भी बाइनरी फिशन मेथड जो सबसे कॉमन मेथड है इसका। हर 24 घंटे में लगभग ये मेथड रिपीट होता है, और एक बार बाइनरी फिशन शुरू होने पर और उसके कंप्लीट होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो ये एक स्लो मेथड है वैसे तो, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सबसे ज़्यादा पैरामीशियम इसी विधि द्वारा जनन करता है। अब क्या है द्विविखंडन विधि या बाइनरी फिशन मेथड? देखिए, इस विधि में माइक्रोन्यूक्लियस व मैक्रोन्यूक्लियस लंबे हो जाते हैं, जिनके मध्य कॉन्स्ट्रिक्शंस निर्मित होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब बाइनरी फिशन मेथड शुरू करता है कोई पैरामीशियम, तो पहले तो वो भोजन लेना बंद कर देता है और लगभग निष्क्रिय हो जाता है, और जो उसके वेंट्रोलेटरल साइड में ओरल ग्रूव होता है, ये ओरल ग्रूव धीमे धीमे करके समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसका काम होता है भोजन प्राप्त करना, और भोजन लेना बंद कर दिया है पैरामीशियम में, तो ओरल ग्रूव का कोई काम नहीं रह गया, धीमे धीमे वो नष्ट होने लगता है। तो जो भी पैरामीशियम अलैंगिक जनन की विधि या बाइनरी फिशन मेथड से जनन शुरू करने वाला होता है, वो अपना भोजन लेना बंद करता है, उसका ओरल ग्रूव समाप्त होने लगता है, और इसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि हर पैरामीशियम की कोशिका में एक बड़े आकार का मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटे आकार का माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ये 2 न्यूक्लियस जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस बाइनरी फिशन मेथड जब शुरू होता है, द्विविखंडन विधि जब शुरू होती है,
तो मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो भी आकार में लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटे आकार जो केंद्रक है, वो भी आकार में लंबा होने लगता है। उनकी लंबाई बढ़ती है और उसके साथ साथ उनका जो बीच वाला भाग है वो पतला होने लगता है, जिसको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस भी लंबा होगा और उसके मध्य में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगेगा, सिकुड़ जाएगा अपने मध्य भाग में, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो भी लंबा होने लगेगा और वो भी अपने मध्य भाग में सिकुड़ जाएगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, बाइनरी फिशन मेथड मुख्य रूप से माइक्रो न्यूक्लियस के नियंत्रण में होता है। ये आपको पहले भी वीडियो में बात बताई थी, पिछले वीडियो में, कि जो दो न्यूक्लियाई हैं, जो दो केंद्रक हैं पैरामीशियम की कोशिका में, उसमें से माइक्रो न्यूक्लियस जनन को नियंत्रित करता है और मैक्रो न्यूक्लियस उसकी उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। तो यहां पर ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है यही इस पूरी क्रिया को नियंत्रित कर रहा है। आगे देखते हैं, नया ओरल ग्रूव निर्मित होने लगता है। साइटोप्लाज्म के मध्य में एक कॉन्स्ट्रिक्शन निर्मित होता है जिसके दोनों ओर नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विकसित होने लगती हैं। तो जो ओरल ग्रूव यहां से नष्ट हुआ है, ऊपर के हिस्सों में नए ओरल ग्रूव बनने लगते हैं। जो पैरामीशियम की कोशिका बाइनरी फिशन के द्वारा विभाजित होने वाली है, उसके एंटीरियर एंड की तरफ भी एक नया ओरल ग्रूव बनने लगता है और पोस्टीरियर एंड की तरफ भी एक नया ओरल ग्रूव बनने लगता है। इसी समय जब ये ओरल ग्रूव दोनों ओर बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसी समय ये जो दोनों केंद्रक लंबे हो गए थे, उनकी लंबाइयां और बढ़ती हैं और वो लगभग दो हिस्सों में विभाजित होने लगते हैं। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, इसका विभाजन तो सामान्य माइटोसिस विधि द्वारा होता है, यानी कि सूत्री विभाजन द्वारा। आपको पता है, जब कोई भी केंद्रक माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और उसमें 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इन 4 चरणों में ही माइटोसिस पूरी होती है और माइक्रो न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका विभाजन एमाइटोसिस विधि द्वारा होता है। ये सीधे सीधे विभाजित होने वाली विधि है, इसमें कोई भी चरण नहीं होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जैसे। सीधे सीधे जितना भी कंटेंट है न्यूक्लियस का, वो आधे आधे हिस्सों में बंटकर और अलग 2 न्यूक्लियस के रूप में विभाजित हो जाता है। ये एमाइटोसिस की क्रिया होती है। तो मैक्रो न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है एमाइटोसिस द्वारा और माइक्रो न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है माइटोसिस द्वारा। तो दोनों केंद्रक जब विभाजित होना शुरू होते हैं और दोनों ओर एक एक ओरल ग्रूव बन जाती है, तो फिर जो ये पूरा कोशिका द्रव है, ये अपने मध्य भाग से, ये इसका मध्य भाग है, तो इस मध्य भाग से ये कोशिका द्रव जो है वो विभाजित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है, इतना हिस्सा सिकुड़ जाता है, और जहां पर ये विभाजक भित्ति बनने लगी है, ये विभाजक भित्ति बन रही है जो आगे चलकर इस कोशिका द्रव को 2 हिस्सों में विभाजित कर देगी। उस विभाजक भित्ति के दोनों ओर एक एक नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनना शुरू हो जाती है। आपको ऑलरेडी पता है, 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पैरामीशियम की कोशिका में होती हैं, एक अगले सिरे की तरफ और एक निचले सिरे की तरफ। इनका काम है परासरण नियंत्रण करना। और जब ये कोशिका द्रव जो है विभाजित होने लगेगा, तो इसके विभाजन से पहले दोनों ओर एक एक नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बनेगी, एक पुरानी इस हिस्से में और एक पुरानी इस हिस्से में पहले से मौजूद है। तो ये जो कोशिका द्रव का विभाजन है, ये विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन है, ये अनुप्रस्थ विभाजन है। और इसी कारण जो बाइनरी फिशन मेथड है पैरामीशियम में, वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मेथड कहलाता है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगला लाइफ साइकिल आपको यूग्लिना का पढ़ना है, उसमें भी अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन मेथड के थ्रू होता है, लेकिन उसमें कोशिका द्रव लंबवत रूप से विभाजित होता है। उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन मेथड कहते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और जो पैरामीशियम है इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मेथड होता है। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो
कॉन्स्ट्रिक्शन बनने के कारण अंततः विभाजित हो जाएगा। माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है, अभी आपको पहले बताया, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव डिवीजन द्वारा, वेजिटेटिव डिवीजन को ही एमाइटोसिस भी कहते हैं, जिसकी अभी वहां पर बात की थी। तो यही मेथड जो है वो एमाइटोसिस भी कहलाता है। और जब दोनों केंद्रक विभाजित हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म के अपने मध्य भाग से विभाजित होने पर पैरामीशियम कोशिका 2 डॉटर सेल्स यानी कि पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो जैसे ही ये कोशिका द्रव जो है ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण, अनुप्रस्थ विभाजन के कारण 2 हिस्सों में विभाजित होगा। ये 2 डॉटर सेल्स इससे बन गई, यानी कि 2 पुत्री कोशिकाएं जो हैं वो बन गई। इनको वैसे कहेंगे पैरामीशिया। पैरामीशिया का मतलब होता है कि किसी पैरामीशियम की कोशिका के विभाजन से बनने वाली पुत्री कोशिकाएं। तो ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं इस एक कोशिका के विभाजन से बनी है और इनको पैरामीशिया कहेंगे। ये पैरामीशियम का बहुवचन है। तो जो पैरामीशियम कॉर्डेटम की जनन विधि है उसमें अनुकूल परिस्थितियों में वो अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है, और वो अलैंगिक विधि बाइनरी फिशन मेथड है, वो द्विविखंडन विधि है जिसके द्वारा वो जनन करता है। तो ये टॉपिक आपके लिए एक शॉर्ट नोट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट याद रखें कि उनके यहाँ जो शॉर्ट नोट आते हैं सेक्शन बी होता है उनके पेपर में, जिसमें आपको 5 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। 100 शब्दों में एक शॉर्ट नोट लिखना होता है 2 नंबर का। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद डायग्राम, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम हेडिंग के साथ आप नोट करिएगा और इस डायग्राम के साथ में। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, आपको आ सकता है एग्जाम में ये 2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल मेथड जो है पैरामीशियम के अंदर वो कई विधियों से होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन है, जिसमें ऑटोगैमी है, जिसमें एंडोमिक्सिस है। यही 3-4 मेथड जो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं इनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगला लाइफ साइकिल यूग्लिना के बारे में डिस्कशन होगा। जिन लोगों ने अभी तक रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। जब तक अनलॉक पीरियड चल रहा है, आपके कॉलेजेस अभी शुरू नहीं हो रहे हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तब तक आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, और कॉलेज खुलने तक आप अपने सिलेबस के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो सकते हैं, अपने नोट्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो सकते हैं अगर आप जुड़े रहते हैं रेहांस बायोलॉजी से।